हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले एक सालों से लगातार हम लोग हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हुए आए हैं और इस नए साल में हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, एक नई स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट अपने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने कर दिया था। अब से हम लोग क्या करेंगे कि वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज का आज ये पहला वीडियो है, जहाँ पर आज हम लोग 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, मुरारी बापू की कथा की तरीके से नहीं सुनना है कि लास्ट में चंद्रामृत और पंजीरी आप लोगों को मिलेगी। दिमाग खोलकर इन सारी चीज़ों को सुनते रहना है। अगर आप लोगों ने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे, उसका आंसर एक बार आप लोग खुद से भी देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हिच इंडियन मिसाइल हैज रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट फॉर एक्सपोर्ट सेल्स टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। किस भारतीय मिसाइल को हाल ही में मित्र देशों को निर्यात बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी मिसाइल है, कौन सी इंडियन मिसाइल है, भारतीय मिसाइल है, जिसे मित्र देशों को निर्यात करने के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर कौन सा ये? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई आकाश इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में आकाश मिसाइल को मित्र देशों को बेचने की मंजूरी दे दी है। सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है ये, ठीक है ना, सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है ये। और अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें तो ये 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2014 में इंडियन एयरफोर्स में और 2015 में इंडियन आर्मी में ये आकाश मिसाइल शामिल की गई थी। 2024 तक इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसे 5 बिलियन यूएसडी करने का टारगेट है। कब तक? 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो 5 बिलियन यूएसडी करने का टारगेट है इंडिया का। ठीक है, और इसीलिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ में इंडियन अभी जो कैबिनेट थी उसने कुछ और अप्रूवल दिए। यूनियन कैबिनेट ने कौन कौन से अप्रूवल हैं थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। इंडिया और भूटान के बीच में आउटर स्पेस के पीसफुल यूजेस के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। इसके लिए दोनों देशों के बीच में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। कौन कौन से देशों के लिए? इंडिया और भूटान के बीच में आउटर स्पेस के पीसफुल यूजेस के लिए जो है एक एमओयू साइन किया गया है। दूसरा क्या मतलब साइन किया गया, दूसरे क्या मंजूरी मिली मंत्रिमंडल से, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो इस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिशियन रिपब्लिक में 3 इंडियन मिशन ओपन करने के लिए यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मिशन के माध्यम से इन सब देशों में इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड इंस्ट्रूमेंट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ठीक है ना, इन सभी क्षेत्रों में जो है इस मिशन के माध्यम से इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए भी कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम और कर्नाटका के तुमाकुरु के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी सीसीईए ने अप्रूवल दिया हुआ है। किसके किसके बीच में मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा आप लोग। आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम और कर्नाटका के तुमाकुरु के बीच में जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है डेवलप करने के लिए सीसीईए ने अप्रूवल दे दिया हुआ है। और ये कॉरिडोर जो है वो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर ही है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये इसी के अंडर ये कॉरिडोर बनने वाला है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा यूपी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी सीसीईए की मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा यूपी में एक जगह है, यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी सीसीईए की जो है ये मंजूरी मिल गई है। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने के लिए सीसीईए की मंजूरी मिल गई है। और इसके लिए 3004.63 करोड़ रुपए का जो है मतलब ग्रांट भी जारी कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई आकाश। इसके साथ साथ में यूनियन कैबिनेट के और कौन कौन से अप्रूवल थे वो आप लोगों को बताए गए। अगर
चीज़ें नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ई बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा जी ने इसकी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था, इसीलिए ये चर्चा में है और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुआ। कर्नाटक के गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो वाजुभाई रुदाभाई वाला जी जो हैं वो कर्नाटका के गवर्नर हो जाएंगे, सीएम बीएस येदियुरप्पा हो जाएंगे। नेक्स्ट, Which state has recently launched its own crop relief scheme किसान फसल राहत योजना? हाल ही में किस राज्य ने अपनी खुद की फसल राहत योजना किसान फसल राहत योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस करके झारखंड सरकार ने अपनी खुद की क्रॉप रिलीफ स्कीम योजना ये शुरू की हुई है, जिसका नाम किसान फसल राहत योजना रखा गया है। और ये स्कीम जो है किसानों को नेचुरल हजार्ड की वजह से जो नुकसान हुआ होगा, ठीक है, अगर फसल वगैरह उनकी खराब हो जाएंगी तो उसको सिक्योरिटी कवर देगी। कोई प्रीमियम नहीं देना होगा इस इंश्योरेंस स्कीम में, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, इसमें जो है कोई भी प्रीमियम जो है किसानों को नहीं देना होगा। और इसे जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिप्लेस किया गया। और क्यों रिप्लेस किया गया, थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम के रूप में बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता था। अगर हम लोग बात करें 2017 से 2020 के बीच में, 2017 से 2020 के दौरान अगर हम लोग बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट ने अकेले प्रीमियम के रूप में 512.55 करोड़ 512.55 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनीज को दिए हैं। जबकि क्लेम सेटलमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्लेम सेटलमेंट के रूप में केवल 82.86 करोड़ रुपए ही क्लेम सेटलमेंट के रूप में मिला हुआ है। तो इसीलिए झारखंड गवर्नमेंट ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिप्लेस करते हुए अपने स्टेट की खुद से एक अलग क्रॉप रिलीफ स्कीम लॉन्च की। और क्या नाम है इसका? किसान फसल राहत योजना। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ICG has signed an MOU with how many Asian countries for cooperation in maritime search and rescue MSAR operations? हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने कितने एशियाई देशों के साथ में समुद्री खोज और बचाव यानी कि MSAR ऑपरेशंस में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कितने एशियाई देशों के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 एशियन कंट्रीज, ऑप्शन नंबर ए 7 एशियन कंट्रीज इसका आंसर हो जाएगा। और ये 7 एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम। इन सभी देशों के साथ में टाइम पर मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ करती हैं। तो अभी जो है ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। ICG कर्नाटका जो है ये मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू का कोऑर्डिनेटर है। ये जो हमारा ये ऑपरेशन है MSAR, ये जो हमारा ऑपरेशन है इसका कोऑर्डिनेटर कौन है? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड कर्नाटका ये जो है इसका कोऑर्डिनेटर है। ICG की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगर इसके मोटो की हम लोग बात करेंगे तो वयम रक्षम, ये इसका मोटो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? वी प्रोटेक्ट जो है इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, वी प्रोटेक्ट इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा और मोटो इसका जो है वयम रक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर सर्विस एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन? अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर डी के सिवान इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि ACC, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान जी को जो है चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रूप में 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया है। कितने का? 1 साल का। ठीक है ना, 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया है। और ये के सिवान जी जो है ये इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक ना, इसरो के हेड है ये और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट, हु गॉट द तानसेन सम्मान 2020 अवार्ड? तानसेन सम्मान 2000 पुरस्कार किसे मिला? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। खुद से भी आप लोग एक बार आंसर देने की कोशिश किया करिए, ऐसे मुरारी बापू की कथा की तरीके से मत सुना करिए। आज हम लोग जो है फर्स्ट वीक की बैंकिंग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग बैठे होंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहे होंगे। तो आप लोग आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश किया करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन नंबर डी।
पंडित सतीश व्यास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तानसेन संगीत समारोह का 96वां एडिशन ग्वालियर एमपी में आयोजित किया गया था। कौन सा एडिशन? 96th एडिशन ग्वालियर एमपी में आयोजित किया गया। 26 से लेकर 30 दिसंबर तक जो है ये 5 दिनों तक ये अवार्ड मतलब ये अवार्ड सेरेमनी थी, ये फंक्शन था, ये समारोह था, ये चला। तानसेन जी को ट्रिब्यूट देने के लिए हर साल यह समारोह आयोजित किया जाता है। पंडित सतीश व्यास जी को 2020 के लिए तानसेन सम्मान दिया गया था। हिंदुस्तानी संगीत के लिए ये सम्मान दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक ना। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है इसमें दिया जाता है। राजा मान सिंह तोमर अवार्ड 2020 के लिए अभिनव कला परिषद को मिला। राजा मान सिंह तोमर अवार्ड जो है 2020 के लिए ये अभिनव कला परिषद को मिला और ये भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है, भोपाल बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है अभिनव कला परिषद, जिसको कि राजा मान सिंह तोमर अवार्ड 2020 के लिए मिला। फिलहाल तानसेन सम्मान 2020 जो है वो पंडित सतीश व्यास जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पोर्टल हैज वॉन द प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड अंडर द इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी ऑन द 6th डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। किस पोर्टल ने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 में इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी के तहत में प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका आंसर एक बार आप लोग खुद से देने की कोशिश करिए, ठीक है। ई संजीवनी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ई संजीवनी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की। ये कौन सा एडिशन था ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था ये। तो 6th एडिशन था ये डिजिटल इंडिया अवार्ड का, ठीक है ना। 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। कितनी कैटेगरीज में? 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। हर दूसरे साल ये अवार्ड दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। हर दूसरे साल ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। और इस बार 2 नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन कौन सी कैटेगरीज थी मैं बता दे रहा हूँ। इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी और दूसरी थी एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी थी, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस अवार्ड को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस अवार्ड को जो है इसको मतलब ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया था। एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल कैटेगरी में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को गोल्ड आइकन अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आईटी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये अवार्ड मिला हुआ है। इस सिस्टम का नाम नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा गया। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा गया, ठीक है ना। और 12 राज्यों में ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, ठीक है ना। 12 राज्यों में ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। बिहार गवर्नमेंट के आपदा संपूर्ति पोर्टल को इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में इस सिल्वर आइकन अवार्ड मिला। कौन सा? सिल्वर आइकन अवार्ड किसको मिला? बिहार गवर्नमेंट के आपदा संपूर्ति पोर्टल को, ठीक है ना। इसको जो है इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड मिला हुआ था। बाकी इस अवार्ड की पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को मैं भी दिखा दे रहा हूँ धीरे धीरे। इसकी पूरी लिस्ट क्या है तो आप लोगों के सामने ये लिस्ट है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, नहीं तो जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल रहेगी। वहाँ पर आपको ये लिस्ट जो है कम्प्लीटली मिल जाएगी। लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिस्ट जो है आप लोगों के सामने है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ में आप लोगों को ये लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। और 2014 तक इस अवार्ड को हम लोग वेब रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2014 तक जो है हम लोग इसको किस नाम से जानते थे? वेब रत्न अवार्ड, ठीक है ना। वेब रत्न अवार्ड के नाम से हम लोग जो है वेब रत्न अवार्ड के नाम से हम लोग इसे 2014 तक जानते थे। लेकिन 2016 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज कर इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड कर दिया गया, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया अवार्ड इसको चेंज कर 2016 में कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, डीआरडीओ एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड द मेडन ट्रायल ऑफ सहायक एनजी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। डीआरडीओ और किस संगठन ने सहायक एनजी भारत का पहला स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का पहला परीक्षण किया हुआ है, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। हिंदी अगर टफ लगे तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लिया करिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी, ऑप्शन नंबर ई इंडियन नेवी इसका आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर अभी हाल ही में सहायक एनजी
का पहला ट्रायल किया हुआ है और ये सहायक एनजी जो है ये इंडिया का पहला स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। ये इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। डीआरडीओ की यहाँ पर बात हुई है तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। जी सतीश रेड्डी जी जो हैं वो इसके डीआरडीओ के चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी इंडियन नेवी का चीफ कौन है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट ए फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज नेम्ड कलाम 5। कलाम 5 नामक फुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज को डिज़ाइन करने, विकसित करने और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी का क्या नाम है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्काई रूट एरोस्पेस इसका आंसर हो जाएगा। ये एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप है, नागपुर महाराष्ट्र में जो है इसका परीक्षण किया गया था। विच इंडियन बॉक्सर हैज रिसेंटली गॉट बैंड फॉर 4 ईयर्स बाई नाडा। किस भारतीय बॉक्सर को हाल ही में नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। नाडा यानी कि नाडा का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय बॉक्सर को अभी हाल ही में नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो नीसू ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। एक बार हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं। अगर एक बार हमारी आंखों के सामने से गुजरा रहेगा तो एग्जाम में अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देखकर हमको ये सारी चीज़ें क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नीसू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक सबरीमाला विजन्ना कोशम। सबरीमाला विजन्ना कोशम पुस्तक किसने लिखी है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और के.एस. विजयनाथ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। के.एस. विजयनाथ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इस पुस्तक को रिलीज किया और इसके ऑथर के.एस. विजयनाथ जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसीव्ड द 2020 एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। 2020 का प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा आप लोग एक बार खुद से बताइए। ठीक है ना, 2020 का प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसको मिला, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार यादव जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी को 2020 का एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला। अभी रेलवे बोर्ड का सीईओ और चेयरमैन कौन है ये बताइए। विनोद कुमार यादव जी इस समय रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन नहीं हैं, तो किसे नया सीईओ और चेयरमैन बनाया गया ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। फिलहाल जब इनको अवार्ड मिला था तब ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है ना, और इंडियन रेलवे में रिफॉर्म्स के लिए और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए इंडियन रेलवे को ये अवार्ड इन्हें मिला है। ठीक है ना, ये अवार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया। हर साल इंजीनियर्स डे के मौके पर 15 सितंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, which portal and the mobile app has launched by the External Affairs Ministry to act as an interface in connecting India डायस्पोरा अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है ना, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय डायस्पोरा को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये डी। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में दुनिया भर में इंडियन डायस्पोरा को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्टल और ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया हुआ है। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन स्टेट। डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर ए पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से इस ऐप के माध्यम से लोग आसानी से स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ साथ में एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टीजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी लॉन्च किया गया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। ठीक है ना, और इसके माध्यम से जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एडवर्टीजमेंट होंगे उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज की जाएगी। नेक्स्ट, पीएम मोदी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ हाउ मेनी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। पीएम मोदी ने हाल ही में कितने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए 6 इसका आंसर हो जाएगा। और ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये अलग अलग 6 जगहों पर बनेंगे। कौन कौन सी जगहों पर बनेंगे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इंदौर एमपी में बनेगा, राजकोट गुजरात में बनेगा, रांची झारखंड में रहेगा, लखनऊ यूपी में रहेगा, चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा, अगरतला त्रिपुरा में रहेगा, ठीक है ना। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के पार्ट के रूप में ये जो है प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। इसके तहत जो है 1000 घरों को इन 6 अलग अलग लोकेशंस पर अगले 1 साल के अंदर 6 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से 6 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बनाया जाएगा, ठीक है। और इसी मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स का भी जो अनाउंसमेंट किया 2019 के लिए। 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है ये यूपी को मिला। यूपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। यूपी के बाद में एमपी और एमपी के बाद में फिर आंध्रा, ठीक है ना। एमपी के बाद में आंध्रा हो गया मतलब है, ठीक है ना। और बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्टेट कौन सा था, तो त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा को ये अवार्ड मिला हुआ था। बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करें तो पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी हो जाएगा। और 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ये अवार्ड जो ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था, ये इस अवार्ड की बात हुई, कौन कौन से स्टेट को कौन कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 6। नेक्स्ट देखेंगे, विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ ₹15 करोड़ ऑन मुकेश अंबानी। किस सरकारी संगठन ने हाल ही में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर डी सेबी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अभी हाल ही में मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। इसके साथ साथ में मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए उनकी कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम पर भी जो है 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। नवी मुंबई एसईजेड पर 20 करोड़ रुपए का और मुंबई एसईजेड पर 10 करोड़ रुपए का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुकेश अंबानी और रिलायंस पेट्रोलियम पर ही लगाया गया है, इसके साथ साथ में जो है सेबी ने नवी मुंबई एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर 10 करोड़ रुपए का, और जो है दूसरा कौन सा है, नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर 20 करोड़ रुपए का, और मुंबई जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर 10 करोड़ रुपए का। ये नवी मुंबई नहीं है, ये मुंबई एसईजेड है, ठीक है ना। मुंबई एसईजेड पर 10 करोड़ रुपए का और नवी मुंबई एसईजेड पर जो है एसईजेड पर 20 करोड़ रुपए का जो है ये फाइन जो है ये सेबी के द्वारा लगाया गया। मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का इंडिविजुअल और इनकी कंपनी जो है रिलायंस पेट्रोलियम, इस पर जो है ये 25 करोड़ रुपए का फाइन सेबी के द्वारा लगाया गया। और ये क्यों लगाया गया, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ें, इससे पहले मुकेश अंबानी से मिलती जुलती एक खबर और है, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। ब्लूमबर्ग ने अभी हाल ही में अपना इंडेक्स जारी किया था, जिसके अनुसार मुकेश अंबानी अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे, अब ये 12वें नंबर पर आ गए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के 12वें नंबर पर आ गए रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। चाइनीज बिलियनियर झोंग संगसांग जो हैं अब एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग ने आज मैं 8 तारीख को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसने अपनी नई रैंकिंग जारी की, जिसके अनुसार जो जेफ बेजोस थे अमेजोन के सीईओ, अब वो फर्स्ट नंबर पर नहीं रहे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी में। उनकी जगह पर एलन मस्क जो है वो दुनिया के अब सबसे रईस आदमी हो गए हैं। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इंडियन आर्मी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स फॉर सर्विलांस। भारतीय सेना और किस संगठन ने निगरानी के लिए 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स को पेट्रोल बोट्स के लिए जो है प्रोक्योरमेंट के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख के पैंगोंग लेक में ये सर्विलांस बोट काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत में जो है इनका निर्माण किया जाएगा।
नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड की बात हुई थी, वहां पर मैंने बताया था कि विनोद कुमार यादव को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला था, लेकिन ये रेलवे बोर्ड के सीईओ नहीं हैं। अब पहले ये थे, अब ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सुनीत शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सुनीत शर्मा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ और चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने विनोद कुमार यादव जी को रिप्लेस किया। विनोद कुमार यादव जी को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। विनोद कुमार यादव जी जो है वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। 31 दिसंबर 2020 को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद में सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ और चेयरमैन अपॉइंट किया। और एमिनेंट इंजीनियर की अगर हम लोग बात करें अवार्ड की, तो वो विनोद कुमार यादव जी को मिला हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, वहां पर तब पूछा था कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ और चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली हैज बिकम इंडियाज 67th चेस ग्रैंड मास्टर। हाल ही में भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेंडोनका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लियोन मेंडोनका इसका आंसर हो जाएगा। ये गोवा के हैं, 14 साल के हैं ये, गोवा के हैं ये, 14 साल के हैं ये। ठीक है ना, इनको जो है ये 67वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में आयोजित वेरगानी कप को जीतने के बाद में ये खिताब हासिल किया हुआ है। ये गोवा से बिलोंग करते हैं, ये गोवा से बिलोंग करने वाले दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं ये। ठीक ना, और दुनिया के 29वें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। दुनिया भर के 29th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल होता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड चैंपियन के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा टाइटल होता है चेस की फील्ड में। ठीक ना, विश्वनाथन आनंद जो थे वो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट, विच ई कॉमर्स पोर्टल हैज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC रिसेंटली। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा www.ekhadiindia.com, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा www.ekhadiindia.com, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए KVIC ने जो है अभी हाल ही में अपना पहला गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल ekhadiindia.com लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, खादी इंडिया ट्रेडमार्क के तहत में इसके प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें KVIC की, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम लोग इसके चेयरमैन की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं इसके चेयरमैन हो जाएंगे। Which organizations have partnered with TriFed for implementing marketing and logistic interventions to प्रमोट ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पूर्वोत्तर राज्यों के पारंपरिक आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप को लागू करने के लिए किन संगठनों ने ट्राइफेड के साथ में भागीदारी की, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा A&C, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और दूसरा कौन सा है, C, यानी कि इंडियन पोस्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा A&C। ठीक है ना, A&C, इंडिया पोस्ट और डोनियर। ठीक है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स को लॉजिस्टिक और मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से प्रमोट करने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग ट्राइफेड बोलते हैं, ठीक है ना, ट्राइफेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इंडिया पोस्ट के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना, एक्ट ईजी पॉलिसी के तहत में ये पार्टनरशिप की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली A&C। ट्राइफेड का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रोवाइड ए डिजिटल इकोसिस्टम एट 5 मेजर पोर्ट्स द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ एन इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम EBS प्रोजेक्ट रिसेंटली। 5 प्रमुख बंदरगाहों पर डिजिटल इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए सरकार हाल ही में इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम EBS परियोजना की कितनी राशि का कार्यान्वयन कर रही है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और 320 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 320 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 5 मेजर पोर्ट पर
डिजिटल इकोसिस्टम इनेबल करने के लिए इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम के तहत में भारत सरकार जो है वो 320 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। और ये 5 पोर्ट कौन कौन से हैं इनका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुंबई पोर्ट, ठीक है ना, चेन्नई पोर्ट, पारादीप उड़ीसा पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, कोलकाता वेस्ट बंगाल। मुंबई, चेन्नई, पारादीप उड़ीसा और कोलकाता पोर्ट पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 इनॉग्रेटेड? वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन कहां पर किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। 2 महीने तक ये चलने वाला है, ठीक ना, 2 महीने तक ये चलेगा और एग्रीकल्चर हिस्ट्री में इंडिया का लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट है ये, ठीक ना, वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। पूसा कृषि, ICAR, IARI और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। mygov.in पर ये हैकाथॉन जो है ये लाइव है। 20 जनवरी तक एप्लीकेशन इसमें सबमिट किए जाएंगे। कब तक? 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक जो है एप्लीकेशन सबमिट किए जा सकते हैं इसमें। और ये हैकाथॉन जो है ये 2 कैटेगरीज में होगा। इसके 2 कैटेगरीज होंगी, पहला कंपटीशन होगा और दूसरा एग्री इंडिया मीट्स। पहला इसका कंपटीशन हो जाएगा, पहले कैटेगरी में इसमें कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, प्रतियोगिता। और दूसरे में क्या होगा, दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा चरण जो इसका होगा हैकाथॉन का, एग्री इंडिया मीट्स है। एग्री इंडिया मीट्स, इसमें क्या है, मीटिंग्स वगैरह होंगी एग्रीकल्चर सेक्टर से लिए, ठीक है ना। और 24 विजेताओं को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके 24 विनर्स को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। और रबी की फसल आदि की खरीद के लिए जो है, बीज खरीदने के लिए जो फंडिंग होगी वो इन विनर्स को की जाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरेना MP में होगी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड द एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत AAAN रिपोर्ट? किस संगठन ने एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत AAAN रिपोर्ट तैयार की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा TIFAC, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत AAAN रिपोर्ट को रिलीज किया। ये रिपोर्ट TIFAC द्वारा रिलीज की गई। इस रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी के लोकल टू ग्लोबल, ठीक है ना, रिवाइव के लिए रिकमेंडेशन पर फोकस किया गया है। इस रिकमेंडेशन को, ये जो रिकमेंडेशन होंगे इसमें जो है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट पॉलिसी, डाटा मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट में। डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम लोग बात करें, इनके लोकसभा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो चांदनी चौक में जो है ये इनका ये लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज ऑफ जनवरी 21? ठीक है, जनवरी 2021 तक विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। RRB NTPC का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका हो गया है उनके लिए तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए NTPC और ग्रुप D, इसके लिए ये बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका ऑफिशियल नेम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन है, ठीक ना। इसका ऑफिशियल नेम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन है। 1505 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। मैं लिखते हुए चल रहा हूँ डाटा, कितना? 1505 मीटर। 1505 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। मार्च 2021 में इसका इनॉग्रेशन होगा, ठीक है ना। मार्च 2021 में इसका इनॉग्रेशन होगा, मार्च 2021 में इसका उद्घाटन होगा। यह प्लेटफॉर्म जो है पहले 440 मीटर का था। इनिशियली यह प्लेटफॉर्म जो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका पर बन रहा है, ये पहले 440 मीटर का था, लेकिन बाद में इसे क्या हुआ कि बाद में इसे 1400 मीटर का कर दिया गया। बाद में इसे 1400 मीटर का कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में फाइनल डिसीजन जब साउथ वेस्टर्न रेलवे ने लिया तो फाइनली साउथ वेस्टर्न रेलवे स्टेशन ने इसे 1505 मीटर का, लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है ना, 1505 मीटर का ये प्लेटफॉर्म कर दिया। और अभी तक के हिसाब से गोरखपुर रेलवे स्टेशन
के पास में जो है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। 2013 में इसे रिनोवेट किया गया था और रिनोवेट करने के बाद में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म एक है। तो ये अभी तक के हिसाब से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, ठीक है। अभी तक के हिसाब से ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। लेकिन जब मार्च 2021 में उसका उद्घाटन हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म का, तो ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा और ये 1505 मीटर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा दुनिया का। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 GAF 2021, ठीक है। कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 GAF की मेजबानी करेगा? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब केरला, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। केरला, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। केरला चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का जो है मेजबानी करेगा, उसको होस्ट करेगा, ठीक है। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल के चेयरमैन वी मुरलीधरन ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल की होस्टिंग केरला करेगा। आयुर्वेदा कम्युनिटी का यह जो है विश्व का लार्जेस्ट फेस्टिवल होगा। वर्चुअली इसे 12 से लेकर 19 मार्च तक केरला में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 12 से लेकर 19 मार्च, ठीक ना। 12 से लेकर 19 मार्च तक केरला में इसे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और फिक्की जो है इस फेस्टिवल की, ठीक है ना, इंडस्ट्री पार्टनर है। जो ये फेस्टिवल होने वाला है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसका इंडस्ट्री पार्टनर कौन है? फिक्की। फिक्की जो है वो इसका इंडस्ट्री पार्टनर है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन और आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो ये दोनों जो है इसके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर उनके साथ कोलैबोरेशन में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिक्की इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कौन करेगा तो हम लोग ये भी जान लेते हैं। सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन एंड आयुर्वेदा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के साथ में, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेशन में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केरला इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल फोक डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा जम्मू, ऑप्शन नंबर ए जम्मू, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 दिनों तक चलने वाला नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जम्मू में आयोजित किया गया था, ठीक है। 26 दिसंबर 2020 को ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। कब? 26 दिसंबर को ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट के द्वारा ज्वाइंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मोर मंथ्स बाय दी होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। गृह मंत्रालय ने किस राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। अफस्पा के तहत में 6 और महीनों के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके तहत में? अफस्पा। ये भी क्या कानून है इसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बस इतना जानते हैं कि नागालैंड को 6 और महीनों के लिए डिस्टर्ब एरिया के रूप में जो है घोषित कर दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द सेल, सेल की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोमा मोंडाल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सोमा मोंडाल इसका आंसर हो जाएगा। सोमा मोंडाल जी जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन है। ये पहली महिला चेयरपर्सन है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इन्होंने अनिल कुमार चौधरी जी को सक्सीड किया है और ऑप्शन में ये शायद नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि अनिल कुमार चौधरी जी को इन्होंने सक्सीड किया है। और इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट से पहले जो ये सोमा मोंडाल जी हैं, ये सेल में ही कॉमर्शियल डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी। सोमा मोंडाल जी जो हैं वो सेल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अपॉइंट होने से पहले सेल में ही कॉमर्शियल डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी। और सेल के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर हो जाएगा। हु इज द हेड ऑफ द 7 मेंबर कमिटी सेट बाय द यूजीसी टू रिव्यू द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट CET एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना। तो अंडर ग्रेजुएट स्तर पर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट CET आयोजित करने की व्यवहारकर्ता की समीक्षा करने के लिए यूजीसी द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है, ठीक है ना। 7 सदस्यीय
समिति का प्रमुख कौन है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कर बताइए। यूजीसी ने भी एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के फिजिबिलिटी के बारे में अपना रिव्यू देगी। तो इसका हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया। इस कमेटी का, इस 7 सदस्यीय कमेटी का हेड कौन है? तो राघवेंद्र पी तिवारी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राघवेंद्र पी तिवारी जी जो हैं उसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट सीईटी की बात हो रही है ना, सीईटी को कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी को रिव्यू करने के लिए यूजीसी ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के हेड राघवेंद्र पी तिवारी जी हैं। और ये तिवारी जी जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर हैं। अभी करंट में जो तिवारी जी हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर हैं। यूजीसी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डीपी सिंह जी जो हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, किसके? यूजीसी के। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एडीजी ह्यूमन राइट्स इन न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में नए बनाए गए मानवाधिकार सेल के पहले एडीजी मानवाधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा गौतम चौहान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गौतम चौहान इसका आंसर हो जाएगा। गौतम चौहान इसका आंसर होगा। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई सेल बनाई हुई है, ह्यूमन राइट्स सेल। ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स सेल जो है भी इंडियन आर्मी में नया न्यूली क्रिएट किया गया है। तो मेजर जनरल गौतम चौहान जी को इस नए सेल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी बनाया गया है, एडीजी के रूप में अपॉइंट किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द बुकलेट बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत? किस संगठन ने बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत बुकलेट जारी की है? इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2020 में अपने अचीवमेंट की एक बुकलेट जारी की है जिसका टाइटल बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडियन रेलवेज के जो इनिशिएटिव थे, ठीक है, 2020 में उसके जो भी अचीवमेंट थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इस बुकलेट में मेंशन की गई हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिशेल किंडो हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित है? माइकल किंडो हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं ये, ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट हैं ये, ठीक है ना। और राउरकेला उड़ीसा में इनकी डेथ हुई। म्यूनिस ओलंपिक 1972, म्यूनिस ओलंपिक 1972 में इनको ब्रोंज मेडल मिला हुआ है। ठीक है, 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी टीम थी उसके भी ये मेंबर हैं। 1972 में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, 1972 में अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है इन्हें। और ये ट्राइबल बैकग्राउंड से आने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और अभी हाल ही में सीनियर कांग्रेस लीडर, ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी माइकल किंडो की, अभी इनकी डेथ हो गई। तो अभी हाल ही में और एक कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उनकी भी डेथ हो गई है। तो थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में हम लोग उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस लीडर बूटा सिंह जी का भी निधन अभी हाल ही में हो गया, 86 साल की उम्र में, नई दिल्ली में, 86 साल की एज में नई दिल्ली में इनका डेथ हो गई बूटा सिंह जी की। और ये 8 बार लोकसभा से एमपी रह चुके हैं। ठीक है, फॉर्मर होम मिनिस्टर थे ये, फॉर्मर बिहार गवर्नर भी हुआ करते थे बूटा सिंह जी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 4 जनवरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिवर्ष हर साल जो है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार वर्ल्ड ब्रेल डे का 3rd एडिशन जो है ये सेलिब्रेट किया गया। कौन सा एडिशन था ये? 3rd एडिशन था इस बार जो ये वर्ल्ड ब्रेल डे का सेलिब्रेट किया गया था। फ्रेंच एजुकेटर लुइस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी के दिन यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना द्वारा नए लॉन्च किए गए ई गवर्नेंस पोर्टल का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। ई ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ई ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इंडियन एयरफोर्स का ई गवर्नेंस पोर्टल ई ऑफिस लॉन्च किया हुआ है। वर्चुअल सेरेमनी के दौरान
हेडक्वार्टर वायु भवन में नई दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे डेवलप किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई ऑफिस। व्हिच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द WHO टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। WHO द्वारा कोविड-19 से संबंधित गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा WHO कोविड-19 ऑप्शन नंबर ए। WHO कोविड-19 ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए WHO ने WHO कोविड-19 नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इंडिया रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका 40 ISEA फ्रॉम व्हिच पोर्ट। भारत ने हाल ही में किस बंदरगाह से 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को अंटार्कटिका 40 ISEA के लिए रवाना किया है। ठीक है ना, ये कौन सा है, 40वां, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि किस बंदरगाह से, किस पोर्ट से ये रवाना किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोरमुगांव पोर्ट गोवा ऑप्शन नंबर ए। मोरमुगांव पोर्ट गोवा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया ने अभी हाल ही में 40वें इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन को मोरमुगांव पोर्ट गोवा से अंटार्कटिका के लिए रवाना किया है। और 43 मेंबर हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इस एक्सपीडिशन को लॉन्च किया और ये एक्सपीडिशन जो है ये जो एक्सपीडिशन है ये इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। और इस एक्सपीडिशन के माध्यम से क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में जानकारी उपलब्ध की जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इंडिया के पास अंटार्कटिका में 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन है। ठीक है, कौन कौन से 3 परमानेंट मतलब रिसर्च स्टेशन है इंडिया के पास में? अंटार्कटिका में 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन है, तो कौन कौन से वो हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो पहले का नाम है दक्षिण गोमती, दूसरे का नाम है मैत्री, ठीक है, दूसरे का नाम है मैत्री, और तीसरे का नाम है भारती। पहले का दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और भारती। ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये इंडिया का पहला साइंटिफिक बेस है, ये अंटार्कटिका में इंडिया का पहला साइंटिफिक बेस है, बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। ठीक है, मैत्री की अगर हम लोग बात करें जो दूसरा है, तो मैत्री को हम लोग और भी किसी नाम से जानते हैं। तो मैत्री को हम लोग फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। मैत्री को हम लोग जो है वो साइंटिफिक फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो तीसरा है भारती। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। What was the theme of the नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021? नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020-21 का विषय क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ये इसकी थीम हो जाएगी, ये इसका विषय हो जाएगा, इसमें जो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। PM मोदी के द्वारा वर्चुअली इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था। थीम इसकी आप लोगों को बता ही दी गई है। CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी के द्वारा इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया था। PM मोदी ने इस कॉन्क्लेव के दौरान भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को राष्ट्र को समर्पित किया। किसको किसको किया मैं बता दे रहा हूँ, फिर से सुनिएगा आप लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, PM मोदी ने इस कॉन्क्लेव के दौरान में जो है भारतीय निर्देशक द्रव्य यानी कि BND, भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है ना, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही साथ में नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला भी PM मोदी ने रखी। अब यहाँ पर बात हुई थी भारतीय निर्देशक द्रव्य BND की, भारतीय निर्देशक द्रव्य, तो क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए लैब में क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए लैब में जांच और मेजरमेंट में ये सहयोग करेगा। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में उन सभी उपकरणों की क्वालिटी चेक की जाएगी जिसके जरिए वायु और औद्योगिक प्रदूषण और उत्सर्जन की जांच होती है, कि उसकी जांच होगी। ठीक है ना, और यहाँ पर एक बात हुई थी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है ना, इसको भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसकी सहायता से अब इंडिया जो है वो नैनो सेकंड को भी मेजर कर सकेगा, सेकंड के 1/11वें हिस्से को भी जो है अब नापा जा सकता है।
2.8 नैनो सेकंड तक की एक्यूरेसी लेवल को जो है इंडिया ने अचीव कर लिया है। अब इंडियन स्टैंडर्ड जो है, अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच कर रहा है। और इसी कॉन्क्लेव के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया नाम से एक बुक भी रिलीज की थी। तो यहाँ पर ये BND बताया गया आपको और ये NAT बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हैज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला को हाल ही में विश्व मौसम संगठन द्वारा सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन का दर्जा दिया गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पटना इसका आंसर हो जाएगा। पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा 100 साल से भी ज़्यादा टाइम तक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। 72वें WMO एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वर्चुअली मीटिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया था। कब? 72वें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया था। पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना ये 1867 में ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा की गई थी। पूरे विश्व में ऐसे 234 सेंटेनियल वेदर स्टेशंस हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर की यहाँ पर बात हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और इसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में टोटल 193 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर ए पटना इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों को बता दिया गया, इसमें कितने मेंबर हैं ये बता दिया गया। पूरे विश्व में ऐसे कितने सेंटेनियल वेदर स्टेशन है? तो 234 है। पटना का जो ये हमारा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसकी स्थापना 1867 में ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के प्रथम प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ किया था? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है सूरत, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सूरत, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने सूरत, गुजरात में अपनी तरह के इंडिया के पहले माइग्रेंट वर्कर सेल का इनॉग्रेशन किया था। और किसका उद्घाटन किया था? माइग्रेंट वर्कर सेल का इनॉग्रेशन किया था। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन स्कीम के तहत में इसका सेल का उद्घाटन किया गया। Which natural gas pipeline has recently been virtually inaugurated by the PM मोदी? PM मोदी ने हाल ही में किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा कोच्चि मैंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि मैंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। PM मोदी ने भी हाल ही में 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मैंगलुरु नेशनल गैस पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया था, ठीक है। गेल ने जो है इस पाइपलाइन को बनाया हुआ था और 3000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया हुआ है, ठीक है ना। 3000 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया हुआ है, ठीक है। कोच्चि केरला से मैंगलुरु कर्नाटका तक जो है इसमें नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा कोच्चि टू मैंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लॉन्च पैड स्कीम हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच इंडियन स्टेट। लॉन्च पैड योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रोजगार के नए अवसर जनरेट करने के लिए, नए अवसर पैदा करने के लिए ये स्कीम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर में जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैज रिसीव्ड ए गार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी रोका, ठीक है। किस भारतीय प्रतिनिधि ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी रोका से गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है अभी हाल ही में? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मनोज मुकुंद नरवणे इसका आंसर हो जाएगा। आर्मी चीफ नरवणे जी अभी हाल ही में 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर जो है वो साउथ कोरिया गए हुए थे और उसी दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये किसी भी इंडियन आर्मी चीफ का पहली विजिट है, किसी भी इंडियन आर्मी चीफ की ये पहली विजिट है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ द हाई लेवल ग्रुप नेम्ड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज
क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा गठित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज नामक उच्च स्तरीय समूह का प्रमुख कौन है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है राम विनय शाही ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, राम विनय शाही ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए राम विजय शाही की अध्यक्षता में साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज नाम से एक हाई लेवल ग्रुप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करेगा। साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड के क्षेत्र में ये ग्रुप जो है ये काम करेगा। तो इसका जो आंसर होगा राम विनय शाही ऑप्शन नंबर ए। हु चेयर्ड द कमेटी दैट मेड रिकमेंडेशन ऑन द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODTEP स्कीम। ठीक है, निर्यात उत्पाद RODTEP योजना पर कर्तव्यों और करों की छूट पर सिफारिशें करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब GK पिल्लई ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। GK पिल्लई ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 जनवरी 2020 से रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम को लागू कर दिया है। ठीक है, और इस रिइंबर्समेंट स्कीम का बेनिफिट जो है सभी एक्सपोर्टेड गुड्स पर मिलेगा और इस बेनिफिट्स के रेट्स क्या होंगे इसके लिए डॉक्टर पिल्लई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इसकी एक कमेटी बनाई गई है, इसकी जो भी रिकमेंडेशन होंगी इस कमेटी की उसी पर ये रेट जो है डिपेंड करेगा और ये कमेटी जो है बहुत ही जल्दी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगी। ठीक है, और ये जो RODTEP स्कीम है ये मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस करती है। किसको? मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है ना, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को जो है ये रिप्लेस करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा GK पिल्लई ऑप्शन नंबर ए। Where did the education minister रमेश पोखरियाल निशंक laid the foundation stone of तिहान फाउंडेशन? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तिहान फाउंडेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और IIT हैदराबाद ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, IIT हैदराबाद ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तिहान फाउंडेशन क्या है ये थोड़ा सा भी जान लेते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए इंडिया का पहला टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, IIT हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है और 135 करोड़ रुपए जो हैं वो इसके लिए एलोकेट भी कर दिए गए हैं। क्या है तिहान फाउंडेशन? थोड़ा सा फिर से सुन लेते हैं इसके बारे में। ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए ये इंडिया का पहला टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है ना, IIT हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्लेयर ऑफ द सेंचुरी एट द 2020 ग्लोब सॉकर अवार्ड? ठीक है, 2020 ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के रूप में नामिनेट किया गया? तो इसका जो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका आंसर हो जाएगा। मेसी, रोनाल्डिन्हो और सलाह को पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट, ट्राइफेड एंड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश 5 ट्राई फूड पार्क्स इन विच स्टेट रिसेंटली? ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने हाल ही में किस राज्य में 5 ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम लोग ट्राइफेड बोलते हैं। ठीक है ना, ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, ठीक है, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क स्टेब्लिश करने के लिए एक MOU पर साइन किया हुआ है और ट्राइबल्स की इनकम को इंक्रीज करना इस फूड पार्क का जो है मेन एम होगा। वन धन केंद्र से ये पार्क जो है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे और ट्राइब्स इंडिया आउटलेट से इसे देश भर में बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दी किसान कल्याण मिशन एम्ड एट डबलिंग फार्मर्स इनकम? किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 हफ्ते तक जो है ये कार्यक्रम 3 हफ्ते तक ये कैंपेन चलेगा। इसमें क्या होगा कि किसानों को गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से
टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए साइंटिफिक तरीके से खेती करते हुए इनकी आय जो है, किसानों की आय जो है दुगनी हो सकती है, इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सब के बारे में किसानों को बताया जाएगा। ठीक है। यूपी के सभी 75 जिलों में ब्लॉक लेवल पर एग्रीकल्चर एग्जीबिशन लगाकर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। व्हिच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद DRDO फॉर इम्प्लीमेंटिंग DRDO's एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन दी मेट्रो रेल नेटवर्क। मेट्रो रेल नेटवर्क में मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए DRDO की उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीकी को लागू करने के लिए किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने DRDO के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। DRDO की यहाँ पर बात हुई है तो जी सतीश रेड्डी जी जो है DRDO के चेयरमैन हो जाएंगे और नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रथम उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है। और इसका जो आंसर होगा अभिषेक यादव, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अभिषेक यादव इसका आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अभी हाल ही में अपनी हायरार्की में एक नई पोस्ट जो है क्रिएट की है, एक नई पोस्ट क्रिएट करने का फैसला लिया है और ये पोस्ट है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। ये पोस्ट क्या है? डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। तो ये पोस्ट जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नई क्रिएट करने का फैसला लिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी हायरार्की में, और अभिषेक यादव जी को पहला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ठीक है ना। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर है ये, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है ये अभिषेक यादव जी। इनको जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया, पहले डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होंगे ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। IMD ने अभी ये रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अनुसार 1901 के बाद में 2020 जो है वो 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा था। 8th वार्मेस्ट ईयर है आप ये 2020 जो है ये 1901 के बाद में 1901 के बाद में 2020 जो है ये 8th वार्मेस्ट ईयर है, 8वां सबसे गर्म वर्ष है। ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की थी। ठीक है। और इसके अनुसार जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर जो है वो +1.2 डिग्री सेल्सियस था, +1.2 डिग्री सेल्सियस था। तो दो अलग अलग लोगों ने, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अनुसार जो है 2020 8वां सबसे गर्म वर्ष था 1901 के बाद में। और इसके साथ साथ में जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 नाम से एक अपनी रिपोर्ट रिलीज की। ठीक है। जिसके अनुसार जो है 2020 में जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक जो है ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर वो +1.2 डिग्री सेल्सियस था। IMD की यहाँ पर बात हुई है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। ठीक है। और इसके DGM की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इसके DGM हो जाएंगे। Which portal has jointly launched by the Union Ministers स्मृति ईरानी एंड रमेश पोखरियाल निशंक फॉर प्रमोटिंग इंडिजिनियस टॉय इंडस्ट्रीज। स्वदेशी खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा toycathon.mic.gov.in, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा toycathon.mic.gov.in। अभी हाल ही में इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव
टॉयकैथॉन 2021 लॉन्च किया गया था और ये स्मृति ईरानी जी और रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था। और इन दोनों ने टॉयकैथॉन पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ था इसी इनिशिएटिव के दौरान। toycathon.mic.gov नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया और ऑप्शन नंबर सी में यही दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। खिलौनों के क्षेत्र में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिया को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए ये टॉयकैथॉन जो है ये लॉन्च किया गया था। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर की बात करें इस टॉयकैथॉन की तो 9, टोटल 9 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। कौन कौन से 9 लोग हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टॉयकैथॉन है ये 3 कैटेगरी में लॉन्च किया गया, 3 कैटेगरी में जो है ये लॉन्च किया गया है। पहला है जूनियर लेवल का, दूसरा है सीनियर लेवल का और तीसरा है स्टार्टअप लेवल का। ठीक है, तीसरा स्टार्टअप लेवल का। 5 से लेकर 20 जनवरी तक में जो है इसके प्रपोजल्स जो हैं वो इसमें सबमिट किए जा सकेंगे। ठीक है, टॉयकैथॉन के लिए। और 23 से 25 फरवरी को इसका फाइनल होगा। 23 से लेकर 25 फरवरी के बीच में इसका फाइनल होगा। विनर्स को 50 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। जो भी इसके विजेता होंगे उनको 50 लाख, कितने का, 50 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। और नेशनल टॉय फेयर के दौरान अपने कॉन्सेप्ट को शो करने का, अपने कॉन्सेप्ट को दिखाने का, अपने कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने पेश करने का, प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाएगा जो भी इसके विनर्स होंगे। और ये जो नेशनल टॉय फेयर है ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये 27 फरवरी से, 27 फरवरी से ये जो है नेशनल टॉय फेस्टिवल ये स्टार्ट होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा ये। और पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस पोर्टल को भी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है और बिजनेसेस को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी कस्टमर्स होंगे वो फ्रेट रिक्वायरमेंट स्टेटस को जो है इस पोर्टल पर अपने देख सकेंगे। और ये ऑनलाइन पोर्टल जो है ये फिजिकल प्रोसेस को रिप्लेस कर रहा है। अभी तक फिजिकली ये सारे प्रोसेस होते थे लेकिन अब इसको ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसके माध्यम से लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। इंडियन रेलवे के द्वारा ढोई जाने वाली कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो इस पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि कोयला हो गया, कोल, मिनरल्स, स्टील, आयरन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन की जो है इंफॉर्मेशन जो है इस पोर्टल पर आसानी से मिल जाएगी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि पिछले 1 सालों से लगातार हम लोग जो है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है ना, रात के 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कुत्ते बिल्ली की भौंकने वगैरह की आवाज़ यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग इग्नोर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।